चलिए सर, अब नरेशन वाले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। और नरेशन के क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा। जहाँ पर जो लॉजिक है मैं आपको बताते हुए चलूँगा। पहला है, रितु सेड आई एम ईटिंग एप्पल सर। पहली बात, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे आप चेंज करते हो। तो आप ये वाली बात जानते हो कि अगर हम असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, है ना, तो आप सेट को सेड ही लिख रहने देते हो। सेड का सेड एंड सेट टू को आप टोल्ड में चेंज करते हो, है ना, ये वाली बात। और याद रखना, सेट टू तभी आप यूज करोगे, सेट टू आप तभी यूज करोगे जब उसके बाद ऑब्जेक्ट गिवन होगा। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है। सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे टोल्ड के बाद भी ऑब्जेक्ट होगा। टोल्ड के साथ टू का यूज नहीं करोगे। ये बातें क्लियर। कंजक्शन कौन से यूज करोगे? दैट विल बी दैट। वो कंजक्शन आपका दैट होना चाहिए। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन में। कह रहा रितु सेड, है ना, आई चेंज होगा रितु के अकॉर्डिंग। रितु थर्ड पर्सन। अब ये वाली बात आप जानते हो कि सन अपन 1 2 3 के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। आई चेंज होगा रितु के अनुसार, और रितु के अनुसार क्या यूज करोगे? सी, है ना, सी। अब ये टेंस कैसे चेंज करते हो? जैसे सेड मतलब पास्ट है। देखो, ये टेंस में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, हल्का सा, क्योंकि इसके बाद तो बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं करना पड़ेगा। टेंस चेंजेस में आप ये वाली बात पढ़ते हो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब से या सैड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो टेंस चेंज नहीं होगा। और प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे होगी? तो आप जानते हो, अगर आपने से लिखा है या फिर सेज लिखा है, तो यहाँ से तो प्रेजेंट हो गया, या सेज टू लिख रहे हो, यहाँ से भी प्रेजेंट हो गया। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जाती है, छोटा थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ आपको, कि आप में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको प्रॉब्लम भी होती होगी। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, और पास्ट में कैसे होगी? सेड या सेड टू ही मिलेगा आपको, या समटाइम हैड सेड भी मिल सकता है। तो इस केस में आप टेंस चेंज करोगे, टेंस चेंज करोगे। अब टेंस चेंज कैसे करते हो, वो भी एक स्टेप में मैं आपको समझा देता हूँ। टेंस चेंज में बेसिकली ये वाली बात आप जानते हो कि जितने प्रेजेंट के टेंसेस होते हैं, जितने प्रेजेंट के टेंसेस होते हैं, उनको रिस्पेक्टिवली आप पास्ट में चेंज कर देते हो। इनको रेस्पेक्टिवली आप पास्ट में चेंज कर देते हो, क्रमशः। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः पास्ट में चेंज कर देते हो। प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, पास्ट वाले देख लो। पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और पास्ट परफेक्ट है, सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा। ये है आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, और लास्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इनको कैसे चेंज करते हो? बहुत सिंपल है, फर्स्ट वाले को थर्ड में, सेकंड वाले को फोर्थ में, और इन दोनों में चेंजेस नहीं होते। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो, यूटी आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ, एसएप आ जाए, साइंटिफिक फैक्ट, या फिर आप पढ़ते हो कोई प्रोवर्ब आ जाए, विल नॉट बी चेंज्ड, ये चेंज नहीं होंगे। विल नॉट बी चेंज्ड, विल नॉट बी चेंज्ड, ये बदले नहीं जाएंगे, है ना, ये वाली बात ध्यान रखना। अब वापस आते हैं पॉइंट पे, देखो समझना जरा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा रितु सेट आई चेंज हुआ रितु के अनुसार, सी। एम ईटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मेन वर्ब पास्ट में है, तो वाज ईटिंग होना चाहिए, हैड बीन नहीं आएगा, वाज ईटिंग, हैज बीन नहीं आएगा। अब आपने यहाँ पर टोल्ड लगाया, जबकि ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो ये भी इलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर आपका सेकंड आ गया। नेक्स्ट कह रहा मोहन सेड आई शैल गो एज सून एज इट इज पॉसिबल। अच्छा, मॉडल वर्ब में चेंजेस कैसे करते हो? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो मॉडल वर्ब के बारे में देख लो। मॉडल वर्ब में चेंजेस करते समय, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट है, पास्ट कैसे होगी? सेड या सेड टू से। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मोडाल चेंज करने हैं, कैन, मे, विल, सेल, विल, सेल। इसके अलावा बाकी तो चेंजेज होंगे नहीं।
एक और मस्ट वाला आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कैन को चेंज करोगे कुड में चेंज करोगे माइट में, विल और वुड को, विल और शैल को वुड या शुड में चेंज करोगे। ध्यान रखना, जैसी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग चेंज करना। मस्ट चेंज हो जाएगा हैड टू में, और मस्ट चेंज नहीं होगा, दोनों सिनेरियो बनते हैं इसमें। अच्छा, मस्ट कब नहीं चेंज होगा? जब ये मॉरल ऑब्लिगेशन बता रहा हो, मॉरल ऑब्लिगेशन बता रहा हो, नैतिक कर्तव्य, तो वहां पर नहीं चेंज करोगे। लेकिन अगर नेसेसिटी बता रहा है तो फिर आप चेंज कर दोगे हैड टू में। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आई के, देखो आप ये यहाँ पर जो पॉइंट नोटिस करने वाला है वो ये है कि आई के अकॉर्डिंग तो सेल लगाया आपने, सेड है। अब ये चेंज होगा, आई चेंज होगा मोहन के अकॉर्डिंग तो ही आएगा, और ही के अकॉर्डिंग विल लगेगा, और विल चेंज होगा वुड में। ऐसा मत करना कि सेल को देखते ही शूट कर दो। तो ही के अकॉर्डिंग विल चेंज होगा वुड में, तो पहला इनकरेक्ट, वुड आ गया, विल आ गया, वुड आ गया। मोहन सेड दैट, है ना, ही वुड गो, ही वुड गो एज सुन एज। अब पास्ट में तो आगे भी पास्ट बनाओगे, इट इज नहीं होगा, इट वॉज होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डियर डॉटर, शी सेड, केयरसिंग हर चीक, हैव यू कम टू comfort me in my time of need। ये सेंटेंस अगर देखोगे तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव समझ में आ रहा है ना, इंट्रोगेटिव समझ में आ रहा है। आप डायरेक्ट देखो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट टेंस पर जाया करो। जैसे ये देख रहे हो आप, पास्ट है, सेट मतलब पास्ट है, पास्ट है, और यहाँ पर हैव यू कम टू कंफर्ट। एक चीज और समझना, जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, तो इंट्रोगेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर गिवन है तो आप जानते हो सेड को या सेड टू को, सेड या सेड टू दोनों को आस्क में चेंज करते हैं, दोनों को आस्क में चेंज करते हैं। कंजक्शन जो आता है वो इफ और वेदर का यूज करते हो, यूजुअली आप इफ ही लगाते हो। एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है कि जब आप इनडायरेक्ट बना लें तो सेंटेंस को एसर्टिव में लिखें। एसर्टिव का मतलब पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, ये इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादातर गलतियां यहाँ पर होती हैं। तो ये तीन बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब वापस आए, कह रहा है हैव यू कम, तो यहाँ पर ये बनना चाहिए हैड कम, है ना। तो अब देखो जरा, यहाँ पर डिड कम लिख रहा है, यहाँ पर हैड बीन कमिंग लिख रहा है, यहाँ हैड कम है, यहाँ हैज कम है, तो बाकी अब हो सकता है आपको इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में फ्रेम करने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन मैंने कहा डायरेक्ट टेंस पर जाओ, वहां से आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब कैसे भी लिख रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ हैड कम तो आना ही चाहिए। हैड कम आएगा तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका थर्ड। तो जरूरी नहीं है कि आप एक एक स्टेप को फ्रेम करो, क्योंकि ऑप्शंस गिवन है आपके एग्जाम में, और ऑप्शंस गिवन है तो फिर आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो है वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, कॉलिंग मी अ फ्रेंड सुजीत सिंह encouraged मी एंड advised मी नॉट टू लूज हार्ट, है ना। तो ये कह रहा है नॉट टू लूज हार्ट, ये इम्परेटिव सेंटेंस को आपने लिखा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर एडवाइस्ड भी यूज कर रहे हो। तो नॉट टू लूज हार्ट का मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब है डू नॉट लूज हार्ट, ये मिलना चाहिए आपको। अगर आप वो लिखोगे, इसका डायरेक्ट लिखोगे तो डू नॉट लूज हार्ट, LOSE होगा, डू नॉट लूज हार्ट। ये देखो कहाँ पर है, डू नॉट लूज हार्ट, डू नॉट लूज हार्ट, डू नॉट लूज हार्ट एंड डू नॉट लूज हार्ट। अब एक एक करके हम क्लियर करते हैं, है ना, समझना जरा। कह रहा सुजीत सिंह डिमांडेड, सुजीत सिंह सेड चीयर अप। अब यहाँ पर इनकरेज लिख रहा है, तो इनकरेज के लिए आपको चीयर अप लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी, है ना, चीयर अप है, और चीयर अप के बाद फ्रेंड भी लिखोगे, ये वाली बात भी क्लियर है। तो चीयर अप फ्रेंड, है ना। एक बात बताओ, अब ये इंट्रोगेटिव है नहीं जो आस्क के साथ जाओ, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, ऑर्डर का कोई सेंस है नहीं, वो तो इनकरेज कर रहा है और उसको एडवाइस कर रहा है, आगे एडवाइस लिख रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। यूजुअली सेड लगाओगे, डिमांडेड का भी मीनिंग नहीं है यहाँ पर, करेक्ट आंसर सेकंड। तो सुजीत सिंह सेड चीयर अप फ्रेंड डू नॉट लूज हार्ट। अब इम्परेटिव वाले पे एक नजर डाल लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप कैसे बनाते हो। देखो, जब आप इम्परेटिव सेंटेंस को चेंज करते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे सेड या सेड टू को
अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे? ऑर्डर्ड। अगर ऑर्डर का सेंस है तो ऑर्डर्ड। आप यूज कर सकते हो कमांडेड, ऑर्डर्ड या कमांडेड, है ना, या फिर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, या फिर सजेस्टेड, एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड, या फिर फॉरबिड। अगला जो टर्म आएगा दैट विल बी फॉरबिड। तो इनमें आप चेंज करोगे। अच्छा, इनमें एक बात और याद रखनी है, हालांकि पीछे शायद स्पॉटिंग एरर वाले में समझा हमने, ऑर्डर के साथ टू नहीं आएगा, टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इनके साथ भी इसके साथ भी नहीं। सजेस्टेड को छोड़ करके बाकी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे विदाउट टू, ये वाली बात, ठीक। दूसरा कंजक्शन कौन सा आएगा? कंजक्शन आएगा दैट, ओ सॉरी, कंजक्शन आएगा इस पूरे में टू, है ना। और एक लेटेस्ट वाली कंडीशन बनती है, वो आगे कहीं सेंटेंस मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। 5 में आते हैं। कह रहा है फादर सेड रामू ट्राई अगेन, इम्परेटिव सेंटेंस है। और ये पता है, ये रामू जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, जो कि आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा गया, तो इसको बाहर लाओगे। ट्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर देखो एक चीज और समझो, ये कॉमा के बाद ट्राई लिख रहा है, इसका मतलब है कि ये इसका सब्जेक्ट नहीं है, रामू इसका सब्जेक्ट नहीं है, ट्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब इम्परेटिव है, इम्परेटिव है तो आप सेट नहीं लिखोगे, टोल्ड नहीं लिखोगे, रिक्वेस्टेड या एडवाइस्ड यूज कर सकते हो। और रिक्वेस्टेड, अच्छा रिक्वेस्ट तब लगाते हैं जब प्लीज या काइंडली लगा होता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, 5 वाले पे डी। नेक्स्ट, माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू नो द रिसीप ऑफ रेसिपी, सॉरी रेसिपी ऑफ मैंगो आइसक्रीम, क्या तुम मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी जानते हो? इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में आप डायरेक्ट टेंस में जाओ, यहाँ सेड मतलब पास्ट है, डू यू नो की जगह आपको न्यू मिलना चाहिए, और यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, आई न्यू मिलना चाहिए, आई न्यू, आई नो नहीं होगा, आई न्यू, आई नो नहीं होगा। अब इन दोनों में देखो जरा, यहाँ पर आस्क लगा रहा है, आस्क के साथ इफ के इफ लगाओगे ना कि दैट लगाओगे तो ये भी एलिमिनेट हो गया, करेक्ट आंसर फर्स्ट आ गया। तो 6 का करेक्ट आंसर फर्स्ट। 7, ही सेड टू हर डू यू नो फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंच जानते हो? अच्छा, अगेन ये प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट डेफिनेट है तो इसको चेंज करोगे पास्ट इंडेफिनेट में, वो भी असर्टिव में, असर्टिव में सेकंड फॉर्म आएगी, नो की सेकंड फॉर्म न्यू आएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू चेंज होगा हर के अकॉर्डिंग, तो ये बनेगा सी न्यू, तो यहाँ पर नोज है, यहाँ पर नोन है, यहाँ पर न्यू है, यहाँ पर नो है ना। तो अब इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, देखो सिंपली ही आस्क्ड हर इफ सी न्यू फ्रेंच, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड मैच करिएगा 7 का थर्ड। नेक्स्ट, he ordered his soldiers to take that bird away. It gilded cage reminded him of his father whom he had imprisoned। अच्छा, आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट गिवन है, डायरेक्ट बनाना है। तो ये ऑर्डर्ड, यहाँ पर ही सेड टू हिज सोल्जर्स डायरेक्ट लिखोगे, और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये कंजक्शन आप रिमूव करोगे, तो टेक दैट बर्ड या टेक दिस बर्ड ऐसे होना चाहिए। तो कह रहा है टेक दिस बर्ड अवे, मे दिस बर्ड तो नहीं होगा, टेक दिस बर्ड अवे, टेक दिस बर्ड अवे, ठीक है। अब आगे क्या लिख रहा है, इट गिल्डेड, है ना। अब यहाँ पर इट्स गिल्डेड, यहाँ पर इट्स गिल्डेड केज, है ना, इट्स गिल्डेड केज। अच्छा, ये रिमाइंड्स लिख रहा है, तो रिमाइंडेड लिख रहे हो, तो इसका मतलब पहले रिमाइंड्स रहा होगा, तो रिमाइंडेड नहीं आएगा, रिमाइंड्स आएगा। यहाँ पर भी रिमाइंड्स है, यहाँ रिमाइंडेड है, ये भी हट गया। अब इन दोनों में देख लो आप, सेकंड और थर्ड, है ना। यहाँ पर है माई फादर होम आई इम प्रेजेंट, अब ये हैड इम प्रेजेंट है तो मतलब पास्ट परफेक्ट है, तो ये पहले पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा, है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट दोनों में है। यहाँ पर भी होम आई इम प्रेजेंट है और यहाँ पर भी होम आई इम प्रेजेंट है, तो कहीं तो ये डिफरेंस कर रहे हैं। एक बार फिर से देखो बी और सी को, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ही सेड टू हिज सोल्जर्स, ही सेड टू हिज सोल्जर, एक मिनट रुको, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, तीनों तो एलिमिनेट हो चुके हैं, ये मे की वजह से एलिमिनेट हो गया, तो करेक्ट आंसर तो थर्ड ही होगा। एक बार राउंड कर लो आप पूरा, अगर आपको डाउट लग रहा है तो। ये रिमाइंडेड की वजह से था, ये मे की वजह से रिमूव हुआ, एंड ये रिमाइंडेड की वजह से रिमूव हुआ, तो करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट एट द स्टूडेंट एडमिटेड, स्टूडेंट ने एडमिट किया कि उसने अभी भी अपना असाइनमेंट जो है
वो कंप्लीट नहीं किया है। अच्छा, ये एडमिटेड जो है ये पास्ट है, ये पास्ट है, तो हैव नॉट कंप्लीटेड की जगह बनेगा हैड नॉट कंप्लीटेड। अब देखो यहाँ पर हैडंट बीन, बीन तो नहीं आएगा, हैजंट बीन कंप्लीटेड हो सकता है, हैडंट कंप्लीटेड, एक मिनट, हैवेंट है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही जाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। इन दोनों में देख लो, फर्स्ट और थर्ड में। द स्टूडेंट एडमिटेड दैट ही आर सी हैडंट, एक मिनट, ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया बीन की वजह से, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। माई फ्रेंड सेड टू मी, डू यू वॉन्ट टू accompany अस ऑन दिस टूर। डू यू वॉन्ट, अब ये सेट पास्ट है, पास्ट है तो डू यू वांट की जगह वांटेड होना चाहिए, आई वांटेड होना चाहिए, आई वांटेड होना चाहिए, आई वांटेड, है ना। और ये ही वांटेड तो नहीं होगा, क्योंकि यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, आई आएगा, आई वांटेड तीनों में, ठीक है। अब बाकी तक चेक करो जरा, कह रहा टू accompany अस, और यहाँ पर अस है तो ये चेंज होगा ना, यहाँ पर देम आना चाहिए, ये देम आ गया, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। ऑन दैट टूर, इन दोनों में डिफरेंस देख लो। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू accompany them ऑन दैट टूर, दोनों सेम ही है क्या? 10 वाले में देख लो एक बार फिर से। अच्छा हाँ, यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस असर्टिव हो जाता है, असर्टिव वाले में फुल स्टॉप आना चाहिए, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड। He told me that he would have finished the project by the following day, है ना। He would have finished the project by the following day, ये आपको चेक करना है। आइए, ये would have है तो पहले will have रहा होगा, है ना, तो will finish नहीं आएगा, will have finished हो सकता है, have finished नहीं होगा, would finish नहीं होगा, तो एक ये तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल आया। 11 में बी, 12 में आ जाओ। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक बेड रेस्ट एंड ईट न्यूट्रिशियस फूड, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि बेड रेस्ट करो और जो न्यूट्रिशियस फूड है वो लो आप, है ना। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक बेड रेस्ट एंड ईट न्यूट्रिशियस फूड, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा। टेक बेड रेस्ट, आई शुड नहीं आएगा, आई टेक नहीं आएगा, तो ये तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहीं से। क्योंकि देखो एडवाइस लगा रहे हो और टू लगा रहे हो, यहीं से क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस इंपरेटिव होगा, इंपरेटिव होगा तो वी1 से स्टार्ट करोगे, वी1 से स्टार्ट करोगे तो टेक से स्टार्ट होगा, तो वो वाला ऑप्शन आपका कौन सा है, सेकंड। दे सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर ओवर एन आवर, अब ये कह रहा है सेड मतलब पास्ट है, तो ये लिख रहा है हैड बीन वेटिंग, तो या तो वाज वेटिंग, देखो ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीन सिनेरियो हो सकते हैं, एक तो ये है कि आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो इसको चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। दूसरा आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हो तो चेंज करोगे। तीसरा ये पहले से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा हो, तो ये तीन सिनेरियो हैं आपके और तीनों करेक्ट हो सकते हैं। हैड वेटेड ये तो नहीं बनेगा, है ना, आर वेटिंग प्रेजेंट का तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, वेटेड ये भी हट गया, करेक्ट आंसर ये बन गया, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। नेक्स्ट, they said we were planning to visit you next week, they said मतलब पास्ट हो गया, वर प्लानिंग मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब बनेगा हैड बीन प्लानिंग, तो ये बना हैड बीन प्लानिंग, हैड प्लान नहीं होगा, हैव बीन नहीं होगा, आर नहीं है, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 14 में फर्स्ट। 15, ही प्रोमिस्ड ही विल नॉट डू द सेम मिस्टेक अगेन, उसने प्रॉमिस किया कि वो फिर से सेम मिस्टेक नहीं करेगा, है ना। अब प्रॉमिस्ड है देखो, ये पास्ट हो गया, तो प्रोमिसेस नहीं लिखोगे, फर्स्ट ऑप्शन है। विल नॉट का वुड नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पर वुड नॉट विल नॉट, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ही प्रोमिस दैट ही वुड नॉट डू, वुड मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओगे ना तो डू आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, 15 में थर्ड। मदर वार्न मी नॉट टू मेक अ मैस ऑफ द लिविंग रूम अगेन, तो जो लिविंग रूम है उसको उसको फिर से मैस मत करो। नॉट टू मेक का मतलब है डू नॉट मेक,
इम्परेटिव लिखोगे तो ये बनेगा डू नॉट मेक, है ना। तो डोंट मेक, यू से स्टार्ट नहीं करोगे, डू नॉट मेक। डोंट यू डेयर, डेयर नहीं आएगा। अब इन दोनों में चेक करो आप, फर्स्ट और थर्ड में। यहाँ पर वॉर्न लिख रहा है, यहाँ पर टोल्ड मी लिख रहा है ना। आप यूजली आप ये डायरेक्ट नरेशन लिख रहे हो, डायरेक्ट में तो टोल्ड लिखने से रहे, यहाँ टोल्ड नहीं आएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मदर वॉर्न डोंट मेक अ मेस ऑफ द लिविंग रूम अगेन, पार्ट नंबर फर्स्ट। द बॉस said to the secretary, don't forget to order A3 size paper। डोंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू सेंस यूज करिए। यहाँ पर फिलहाल बनेगा नॉट टू फॉरगेट, नॉट टू फॉरगेट कंजक्शन टू आएगा, यहाँ दैट लगा रहे हैं। यहाँ टू ये वाला बनेगा नॉट टू फॉरगेट टू ऑर्डर A3 साइज पेपर, ऑप्शन नंबर डी। एक बार पूरा आप फ्रेम करके देख सकते हो, एक बार उसको कन्वर्ट करके देख सकते हो कि क्या यही होगा। जैसे ये ऐसे, द बॉस ऑर्डर्ड द सेक्रेटरी, ऑर्डर ना यूज करके उसने इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड यूज किया है, तो आप उसको ले लो। तो द बॉस इंस्ट्रक्टेड द सेक्रेटरी, है ना। यहाँ पर बनेगा डू नॉट फॉरगेट की जगह नॉट टू फॉरगेट, है ना। चूंकि नॉट नहीं लगाओगे, आप नॉट नहीं लगाओगे तो कंजक्शन लगाना, कंजक्शन लगाओगे तो ऐसे लिखोगे नॉट टू, नॉट को पहले लाना पड़ेगा क्योंकि इन्फिनिटिव ब्रेक ना हो। टू फॉरगेट जो है ये इन्फिनिटिव है, तो नॉट टू फॉरगेट लिखोगे, नॉट टू फॉरगेट टू ऑर्डर A3 साइज पेपर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही है। That's good. The solicitor said let us solve the dispute over the land। let us है, let us का मतलब हो गया let us। अब ये वाली कंडीशन समझ लो आप, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। ये तीन कंडीशन वाले क्वेश्चन बनते हैं जहां पर लेट मी का क्वेश्चन होता है, लेट हिम हर, लेट हिम हर, है ना, और लेट अस के क्वेश्चन होते हैं। लेट अस में सजेशन का सेंस होता है, तो सेड या सेड टू को सजेस्टेड में चेंज करते हो। लेट हिम हर, इनमें यूजुअली ऑर्डर का सेंस होता है, ऑर्डर्ड में। और लेट मी में रिक्वेस्ट का सेंस होता है, तो यूजुअली रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे आप, है ना, सही है। दूसरी बात, कंजक्शन इसमें टू आएगा, इसमें टू आएगा, इसमें दैट का यूज करोगे। इनमें लेट को रिमूव नहीं करते, इनमें भी लेट को रिमूव नहीं करते, यहाँ लेटस को रिमूव कर देते हैं। लेटस को रिमूव करके या तो हम वी शुड का यूज करेंगे या फिर हम दे शुड का यूज करेंगे, वी शुड या दे शुड। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और लेटस वाली कंडीशन जो है वो यूनिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो लेटस में ऑर्डर का सेंस होगा नहीं, सजेस्टेड, विश्ड का नहीं होगा, सजेस्टेड। दैट दे माइट नहीं होगा, दैट दे शुड होगा, दे शुड, ऑप्शन नंबर डी, 18 में डी। 19, मिसेज लीसा सजेस्टेड दैट वी शुड परचेज द प्रॉपर्टी। अच्छा, वी दैट वी शुड लिख रहा है, अगर आप देखो सजेस्टेड लिख रहा है और वी शुड लिख रहा है, तो इसका मतलब लेटेस्ट वाली कंडीशन है। अभी तो आपने पढ़ा कि वी शुड कब लिखोगे, सजेस्टेड कब लगाओगे, जब कंडीशन होगी कौन सी, लेटेस्ट वाली। तो यहाँ पर लेटेस्ट में एक ही ऑप्शन है, बाकी तो एलिमिनेट हो गए, तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट ईटिंग, उसने मुझसे कहा कि भाई क्यों नहीं खा रहे हो, है ना। अच्छा, ये अगर देखोगे तो वॉज नॉट ईटिंग है, तो एम नॉट ईटिंग होना चाहिए, तो यहाँ पर डोंट तो नहीं आएगा, आर यू हो सकता है, एम आई हो सकता है, एज ही हो सकता है। अब ये वाली बात चेक करनी है, आई चेंज होगा, एक मिनट रुको, ये आई कब आएगा, आई कब आएगा, जब यहाँ पर यू रहा होगा, वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होकर के आई आएगा, तो यू वाला करेक्ट होगा, फिर वाई आर यू नॉट ईटिंग, ये करेक्ट आंसर होगा सेकंड। 20 में सेकंड, 21, I am going to play with my friends, the child says to his mother। ध्यान रखना यहाँ पर सेज लिख रहा है, सेज का मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, टेंस चेंज नहीं करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, एम गोइंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, है ना, मतलब ये टेंस चेंज नहीं होगा। अब आप चेक करो जरा, एम गोइंग, वॉज गोइंग, ये तो इनकरेक्ट हो गया, इज गोइंग, है ना। और यहाँ पर टेल्स आएगा, यहाँ पर आस्ट पास्ट में तो चेंज नहीं होगा, रिपोर्टिंग और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगी, सेज टू का टेल्स हो जाएगा, आस्क नहीं होगा।
है ना, टोल्ड भी नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर फर्स्ट है। जतिन सेड आई वॉज एट होम यस्टरडे, है ना। देखो सिंगल वॉज से पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जब सिंगल वॉज लगाते हो तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये V2 सेकंड फॉर्म के तरीके। तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर मिलना चाहिए हैड बीन। अब आप हैड बीन वाले चेक करिए, जतिन सेड दैट ही हैड बीन, ये बनेगा। वॉज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 22 में फर्स्ट। माई मदर सेड नेहा शैल कम बैक बाय 3 PM। अच्छा सेड मतलब पास्ट हो गया ना, पास्ट हो गया तो शैल का शुड हो जाएगा। यहाँ पर शैल है, यहाँ पर विल है, यहाँ शुड है, यहाँ शुड है ना। अब दोनों में देखो, यहाँ टोल्ड लगा रहा है, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के टोल्ड लिख नहीं पाओगे, ये एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर आपका थर्ड आ गया, 23 में थर्ड। यू वर वार्न बाय अस 3 days ago, द मैनेजर shouted at him, है ना। अब इसको चेक करिए, यू वर वार्न का मतलब क्या ये लिख सकते हैं कि हैड बीन वार्न, है ना। क्या हम ये वाली बात लिख सकते हैं, हैड बीन। देखो वर को चेंज करोगे हैड बीन में, तो ये वैसे पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव लिख दो। अब पास्ट परफेक्ट का पैसिव लिखोगे तो बनेगा हैड बीन वार्न, ये बनेगा। ये वाला एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में देखो जरा, वॉज वार्न, वॉज वार्न, वॉज वार्न लिख रहा है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, द हेड मिस्ट्रेस सेड व्हाट अ परफॉर्मेंस। हेड मिस्ट्रेस ने क्या कहा, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। हाँ ये एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस है, एक सेकंड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम करते क्या है कि बेसिकली रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है सेड या सेड टू, अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज करते हैं उसको, जैसा सेंस होगा। जैसे खुशी का सेंस है तो आप लिखोगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, विथ जॉय लिख सकते हो या डिलाइट लिख सकते हो, खुशी का सेंस है तो। एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, सारो लिख सकते हो या ग्रीफ लिख सकते हो, दुख का सेंस है तो सारो या ग्रीफ, दुख के लिए, ये खुशी के लिए, ये दुख के लिए। एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, आश्चर्य के लिए, वंडर या सरप्राइज, सरप्राइज के लिए आप ये यूज करोगे। अच्छा व्हाट और हाउ को रिमूव करके, हाउ को रिमूव करके वेरी या ग्रेट का यूज करते हैं, या तो वेरी या तो ग्रेट। एक बात और याद रखनी है, कंजक्शन क्या यूज करोगे, दैट विल बी दैट, दैट। और इसमें भी सेम वही बात है कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सेंटेंस जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे दैट शुड बी असर्टिव, वो सेंटेंस आपका असर्टिव होना चाहिए, ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। तो अब वापस आते हैं, देखो कह रहा है द हेड मिस्टर सेड व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट लगा है, और यहां पर देखोगे तो व्हाट अ परफॉर्मेंस इट इज, एक्चुअली ये पूरा सेंटेंस होगा, तो आप लिखोगे इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, ये बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे ये। अब इसमें एक डाउट होगा आपके सामने कि सर ये एक बात बताओ, अच्छा हाँ कई बार हम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर नहीं लिखते, उसकी जगह केवल एक्सक्लेम्ड भी यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सेड है तो सेड तो नहीं आएगा, प्रेज्ड नहीं यूज करते हो, इसमें एक्सक्लेम्ड आएगा, एक्सक्लेम्ड आएगा। लेकिन व्हाट को आप वैसे भी हटा सकते हो, वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, व्हाट को रिमूव करोगे तो व्हाट यहाँ पर लिखा है इस वजह से इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट आंसर, कंजक्शन दैट लगाओगे। और एक्चुअली ये सेंटेंस पूरा ये होगा व्हाट आ परफॉर्मेंस इट इज, तो इसका जब इनडायरेक्ट चेंज करोगे तो बनेगा इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, क्लियर, दे सेड दैट दे वर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट एनुअल फंक्शन, दे वर प्रैक्टिसिंग, अब सेड मतलब पास्ट हो गया, पास्ट हो गया तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, है ना। हैव बीन प्रैक्टिसिंग ये तो नहीं बनेगा, वर प्रैक्टिसिंग है मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट होना चाहिए, वर प्रैक्टिसिंग नहीं। एक मिनट रुको तो, अच्छा ये इनडायरेक्ट में लिख रहा है, एक मिनट रुको, ये इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में आपको बनाना है ना, तो डायरेक्ट वाले को चेक करो। अच्छा वर प्रैक्टिसिंग कब होगा, जब वॉच प्रैक्टिसिंग रहा होगा, हैव बीन एलिमिनेट, वर एलिमिनेट,
आर प्रैक्टिसिंग, इन दोनों में देखो, दे सेड वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर टुमारोज, टुमारो नहीं है यहाँ पर, कह रहा है नेक्स्ट एनुअल फंक्शन, तो टुमारोज एनुअल फंक्शन, फॉर द नेक्स्ट एनुअल फंक्शन, एक मिनट, नेक्स्ट एनुअल फंक्शन है तो नेक्स्ट ही लिखो आप, टुमारो क्यों लिख रहे हो? ऑप्शन नंबर जो होगा दैट विल बी 4, 26 में 4, 27। द मैनेजर सेड टू द प्यून, वाई वर यू absent yesterday, तुम कल क्यों absent थे? वर मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया, मेन वर्ब पास्ट है, तो ये हो गया सेकंड फॉर्म, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट, मतलब ये चेंज होगा हैड बीन में, हैड बीन absent होना चाहिए, तो हैड ही बीन absent, वॉज absent ये तो नहीं होगा, हैड बीन absent, वॉज absent, इन दोनों में देख लो। अब मैंने कहा था सेंटेंस को कैसा बनाना है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना होता है। असर्टिव में हैड पहले नहीं आएगा, वर्ब पहले नहीं आएगी, सब्जेक्ट पहले होगा, जो कि इसमें गिवन है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड बीन स्टडीइंग फॉर हर एग्जामिनेशन, शी हैड बीन स्टडी, अब ये देखोगे तो ये पास्ट हो गया, और यहाँ पर लिख रहा है हैड बीन स्टडीइंग, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, है ना? तो हैड स्टडीड से तो ये चेंज नहीं होगा, ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, ये बनेगा हैड बीन स्टडीइंग, एम से तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। अच्छा एक चीज और यहाँ पर देखो जरा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो इससे भी बन सकता है ना, आई वॉज स्टडीइंग से, ये भी बन सकता है। भाई देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दो चीजों से बना सकते हो, एक आप पास्ट का कॉन्टिन्यूअस लिख लो, एक आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख लो, दोनों को आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करोगे। फिर आपके सामने ये चैलेंज हो गया, चैलेंज क्या हो गया कि हैव बीन स्टडीइंग, ये शायद किसी बच्चे का डाउट भी था, शायद मुझे याद आ रहा है किसी बच्चे ने तो भेजा था ये डाउट कि ऐसा सिनेरियो मिलेगा तो फिर हम उसको उससे कैसे उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि आपको करना क्या है, अगर देखो ये वाला अगर लिख रहे हो हैव बीन स्टडीइंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम होना चाहिए, ये तो आपने पढ़ा है टेंस में, जो कि यहाँ गिवन नहीं है, इसलिए हम इसके साथ जाएंगे। तो ऑप्शन सॉल्व करना बेहद इजी है, बस आपको टेक्निक पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। सही है, नेक्स्ट में आ जाओ। सी सेड डोंट द चिल्ड्रन लाइक द केक, है ना, डोंट द चिल्ड्रन लाइक द केक। अब आप चेक करो जरा, पहली बात तो, क्या बच्चे केक नहीं पसंद करते हैं, ये वाली बात कह रहा है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर डिडंट के साथ जाओगे आप, एक मिनट रुको जरा, ये बनेगा सी आस्क्ड, इंट्रोगेटिव है तो सी आस्क्ड वेदर द चिल्ड्रन लाइक द केक, क्या बच्चे केक नहीं पसंद करते हैं? अच्छा हाँ, तो इसको इंडेफिनिट में बनाओगे ना आप, इंडेफिनिट में बनाओगे तो आप ऐसे, एक मिनट, बाकी बाकी ऑप्शन देख लो पहले, वेदर चिल्ड्रन लाइक द केक, डिडंट लाइक द केक, और सी वंडर्ड व्हाई द चिल्ड्रन, व्हाई तो नहीं लगेगा, ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड अबाउट का यूज नहीं करोगे, एक ये भी एलिमिनेट हो गया, इन दोनों में चेक करो। अच्छा यहाँ पर मी तो गिवन नहीं है ना, तो मी का तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर फर्स्ट है, हालांकि इसमें नॉट भी आना चाहिए था, वैसे इसमें नॉट भी आना चाहिए था, बट मीनिंग के बेस से तो सही है वो। सी आस्क्ड वेदर द चिल्ड्रन लाइक द केक, उसने पूछा कि बच्चों को केक पसंद है या नहीं, वो वाला मीनिंग आपका फर्स्ट में कन्वे हो रहा है, और मीनिंग के बेस से मैं फर्स्ट सही कर रहा हूँ। यहाँ पर मी है इस वजह से एलिमिनेट किया, यहाँ वाई है इस वजह से एलिमिनेट किया, इंक्वायर्ड अबाउट का तो कोई मीनिंग बनेगा नहीं, है ना, तो ये करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, ही सेड अलॉस, अच्छा अलॉस कब लगाते हो? जब दुख का सेंस होता है। हुर्रा कब लगाते हो? जब खुशी का सेंस होता है। ब्रावो जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हो। तो अलॉस वाले में आएगा सारो, क्राइड आउट विथ सारो, विश का मीनिंग तो नहीं है, कन्फेस्ड विथ सारो, अपलाउडेड विथ सारो, अपलाउड मतलब प्रशंसा करना, है ना,
अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि आई एम अ ruined मैन, मैं पूरी तरीके से एक बर्बाद इंसान हूँ, ये कहना चाह रहा है। तो ये बनेगा ही वॉज अ ruined मैन, ही वॉज अ ruined मैन। अब यहाँ कन्फेस का मीनिंग नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ही क्राइड आउट विथ सारो, वह दुख में चिल्लाया कि वो एक बर्बाद आदमी है। नेक्स्ट, he exclaimed that he was a very stupid fellow, है ना। और ये वाली बात अगर आप देखोगे तो यहाँ तो सभी में सेम है, ही रिमार्क्ड, सही है। अच्छा, ये सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव है नहीं, जो आर से स्टार्ट करो, आर यू एस स्टूपिड फेलो, इंट्रोगेटिव मार्क होना चाहिए, ये एलिमिनेट। हाउ अ स्टूपिड फेलो यू आर, हाँ ये सही हो सकता है ना। हाउ अ स्टूपिड फेलो यू आर, या फिर व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, ये हाँ इन्वर्जन फॉलो नहीं करता है, जो एक्सक्लामेटरी है उसमें इन्वर्जन फॉलो नहीं होता है, तो आर पहले नहीं आएगा, आर बाद में आएगा। करेक्ट आंसर ये बनेगा, हाउ अ स्टूपिड फेलो यू आर, है ना। तो यहाँ पर व्हाट से ज्यादा अच्छा मीनिंग बनेगा, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। हालांकि ये भी लिख सकते हो हाउ अ स्टूपिड फेलो यू आर, दोनों सेम ही है, लेकिन व्हाट को रिमूव करके आप वेरी लगाओगे, है ना। व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ऑप्शन नंबर। अब यहाँ पर तुम कितने बड़े स्टूपिड फेलो, ये कहना चाह रहा है ना। तो मीनिंग व्हाट से ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा इस केस में। तो इस तरीके से नरेशन का जो सेगमेंट है ये भी खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए सर, अब स्टार्ट करते हैं क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस। और इवन यहाँ पर एक और आपका टॉपिक होगा साथ ही साथ, दैट विल बी पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन सभी के क्वेश्चंस आपको अब हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि रिसेंट पैटर्न में अगर आप देखो तो यहाँ से क्लॉज से, फ्रेज से, टाइप ऑफ सेंटेंस से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस काफ़ी दिए जा रहे हैं, तो आप इजिली कर पाए उनको। और बेसिकली ये क्वेश्चंस इनमें से ज़्यादातर पैसेज के थ्रू दे रहे हैं, है ना। तो बट मैंने यहाँ केवल क्वेश्चंस पिक किए हैं, मैंने पैसेज नहीं पिक किया है, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे विदाउट रीडिंग पैसेज, पैसेज की नीड नहीं है, कोर पैसेज को रीड करने की आपको नीड बिल्कुल भी नहीं है। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ आपको बताना है, दिस डीप कनेक्शन बिटवीन स्पेस एंड टाइम implies that the passage of time is not universal but relative। अब होता क्या है, यहाँ पर आपको बताना है टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। अब एक चीज समझनी है आपको कि ये क्या कर रहा है, पता है, नॉर्मल सेंटेंस नहीं दे रहा है, सेंटेंस लेंदी करके दे रहा है, तो सो दैट आपको प्रॉब्लम है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी, जहाँ से आप सेंटेंसेस को सही से डायग्नोस करना सीख पाओगे। तो मैं कुछ बातें आपको पहले डिफाइन कर देता हूँ। जैसे आपको इसको पढ़ने से पहले आपको कंजक्शन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कंजक्शन दो टाइप के होते हैं, एक कंजक्शन वो होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, एंड दूसरे वो होते हैं जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, है ना। दो टाइप के कंजक्शन होते हैं। इनमें से आप बात करते हो फैन वॉइस की, FANBOYS, फैन वॉइस। एक सेकेंड रुकिएगा, आप बात करते हो इनमें से पहले वाले पे, पहले वाले में आप बात करते हो फैन वॉइस की, BOYS, है ना। अब इनको आप डिफाइन करोगे, F मीन्स फॉर, A मीन्स एंड, N मीन्स नॉर, B मीन्स बट, O मीन्स और, Y मीन्स एट और S मीन्स सो। तो ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट, रिमेनिंग फैन बॉयज। इन शॉर्ट आपको यही याद रखना है, फैन बॉयज को छोड़कर जितने कंजक्शन बचे वो सभी आपके कौन से हो गए, सबऑर्डिनेट हो गए। अब मेन क्वेश्चन इसी के बाद स्टार्ट होता है कि टाइप्स ऑफ क्लॉजेज आती हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। 2 मिनट के टाइम में मैं आपको ये पूरी बात समझा दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस क्या है, ये तीन तरीके के क्लॉजेस होती हैं। एक होती है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज, एंड
लास्ट जो होती है वो होती है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, देखो क्लॉज का मतलब केवल इतना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो तीनों जगह सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, है ना। अब प्रिंसिपल क्लॉज वो होती है जिसके पहले कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होता, नो कंजक्शन, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है जिसके पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन आते हैं, सीसी आते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है जिसके पहले सबऑर्डिनेट कंजक्शन आते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ शॉर्ट में। मैंने कहा ही वेंट देयर एंड एंड सपोर्टेड हर एंड सपोर्टेड हर, ये स्टेटमेंट है। लेट्स सपोज ये स्टेटमेंट है, आपने कहा वह वहां गया और उसने उसको सपोर्ट किया। आपने के सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पर सपोर्टेड वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कॉमन है, यहाँ पर भी चाहो तो आप ही लिख सकते हो, है ना। तो वो ही है यहाँ पर, बेसिकली उसको कॉमन कर लिया गया है। तो एक क्लॉज ये हो गई, दूसरी क्लॉज ये हो गई। इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं, ये हो गई पीसी, और इसके पहले कंजक्शन है एंड, और एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये बन गया सीसी। एक और पॉइंट मैंने लिया, मैंने कहा इफ ही कम्स हियर कॉमा आई विल गो देयर, ये मान लो सेकंड स्टेटमेंट है। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, इफ ही कम्स हियर आई विल गो देयर, इसके पहले इफ लगा है जो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो एससी, इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये बन गया पीसी। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये प्रिंसिपल क्लॉज। तो आप क्लॉज तो पहचान लोगे, ये जो इफ है ये फैन बाइज में नहीं आता, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट है। तो सबऑर्डिनेट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, तो ये क्लॉज बन गया, और इसके पहले इफ है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज बन गई, ठीक है। अब चलते हैं जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड होते हैं। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड होते हैं, इनको पहचानना बहुत आसान है। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें एक आपका सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। कॉम्प्लेक्स वो सेंटेंस होते हैं जिनमें पीसी के साथ एससी होता है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिनमें प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सीसी होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो ऐसे आप डिफाइन कर पाओगे, जैसे ये जो सेंटेंस था, इस सेंटेंस में देखो यहाँ एंड लगा है, ये पीसी है, ये सीसी है, तो ये बन गया कंपाउंड, ये बन गया कंपाउंड। और यहाँ पर देखोगे तो ये एससी है और ये पीसी है, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। अब आप कहोगे सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है ना। जैसे मान लो मैंने ये कहा, दे हैव कम ऑन टाइम, दे हैव कम ऑन टाइम। अब आपने कहा ये जो स्टेटमेंट है ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है आपकी, है ना, और ये सेंटेंस करेक्ट है, ये सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है। लेकिन आपको पता है अभी भी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ तो आपको समझने में आसान लग रहा है, बट अब जो एक्चुअल बात है जहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वो वाली बात मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे अब आपको करना क्या है, अब आपको इसको समझने के लिए मैंने कहा दो चीजें आपको समझनी, एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। अब ये जो फाइनाइट वर्ब होती है, एक ऐसी वर्ब जो आपको टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, ये इंफॉर्मेशन देगी टेंस के बारे में, ये टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है। तो मेजर डिफरेंस ये है जो आपको सब्जेक्ट के नंबर, टेंस के बारे में बताए। जैसे मैंने मान लो एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, ही वेंट फॉर शॉपिंग, ही वेंट फॉर शॉपिंग, मान लो लेट्स सपोज ये स्टेटमेंट है। अब इसमें दो वर्ब हैं, कौन कौन सी दो वर्ब हैं, एक वेंट है और दूसरा शॉपिंग है। बट ये जो वेंट है ये एफवी है, फाइनाइट वर्ब है। ये जो शॉपिंग है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, एनएफवी है। तो ये फाइनाइट है और ये नॉन फाइनाइट है, सही है। तो बात समझ में आ गई। देखो आप चाहो तो इसको ऐसे, ही गोज फॉर शॉपिंग ऐसे लिख सकते हो, आप ही विल गो फॉर शॉपिंग ये भी लिख सकते हो। तो टेंस जो चेंज हो रहा है वो इसमें चेंज हो रहा है, तो ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब में बेसिकली आप जीरंड की बात करते हो, आप इन्फिनेटिव की बात करते हो, इन्फिनेटिव,
है ना, और एक पार्टिसिपल है आपका, पार्टिसिपल के बारे में बात करते हो। इन तीन चीजों के बारे में आप नॉन फाइनाइट के बारे में बात कर नॉन फाइनाइट वर्ब में बात करते हो। बाकी फाइनाइट वर्ब में आप बेसिकली बात करते हो जिनसे आप टेंस को डायग्नोज कर सकते हो। अब देखो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब आगे जितने सेंटेंसेस मिलेंगे वहां केवल आप टिक करते हुए आगे चलोगे, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा एक सेंटेंस, देखो एक और बात मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि मैंने कहा आपने एक सेंटेंस लिखा है। लेट सपोज आपने एक सेंटेंस लिखा है, उसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, एफ वी है। एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, ये सेंटेंस आपका सिंपल होगा। अब इसको डिफाइन करना बहुत आसान हो गया। फिर मैंने कहा एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरी फाइनाइट वर्ब है। अब या तो ये कॉम्प्लेक्स होगा या तो कंपाउंड होगा, एफ प्लस एफ वी और एस प्लस एफ वी। तो अब ये दोनों या तो कॉम्प्लेक्स होंगे या तो कंपाउंड होंगे। तो यहाँ पर बीच में आपको अब डिफाइन करना है कंजक्शन कैसा रहने वाला है। जैसे आपने कहा सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट, अब मैं मान लो मैंने यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दिया तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, और यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दिया तो कंपाउंड बन गया। तो आप कैसे डायग्नोस करोगे, पता है जब लेंथी सेंटेंस देगा तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो वहां पर मेनली आपको ये वाली बात समझनी है, क्या अगर दो दो फाइनाइट वर्ब मिल जाए, डबल फाइनाइट वर्ब मिल जाए, तो या तो कॉम्प्लेक्स हो गया तो कंपाउंड। अगर सिंगल फाइनाइट वर्ब है तो वो सिंपल होगा, है ना। तो अब डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, बीच का जो सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो डिफाइन करेगा कि वो कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, ठीक है। अब चलते हैं वापस। अब मैंने कहा इतनी सारी बातें मैंने क्यों समझाई हैं वो आपको अब समझ में आएगा। मैंने कहा दिस डीप कनेक्शन बिटवीन स्पेस, ये जो डीप कनेक्शन है स्पेस के बीच में और टाइम के बीच में, इम्प्लाइज, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। आप देखो जरा, ये पूरा सब्जेक्ट है ना, और ये जो इम्प्लाइज है ये वर्ब है। एक तो पॉइंट ये मिल गया। तो अब इम्प्लाइज जो है ये आपके फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इम्प्लाइज की जगह इम्प्लाइड लिख सकते हो, विल इम्प्लाई लिख सकते हो, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। सही है, एक फाइनाइट वर्ब मिल गई। दैट, ये कंजक्शन है। द पैसेज ऑफ टाइम इज, ये भी फाइनाइट वर्ब, इज की जगह वॉज लगा सकते हो, पास्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है डबल फाइनाइट वर्ब मिल गई, एक ये फाइनाइट वर्ब एक ये फाइनाइट वर्ब। लेकिन बीच में आपने कंजक्शन लगाया हुआ है दैट, ये एंड कंजक्शन, ये एंड जो है ये क्लॉजेज को कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये स्पेस और टाइम को कनेक्ट कर रहा है। ध्यान देना, ये दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है, हमें वो कंजक्शन चाहिए दो क्लॉजेज को कनेक्ट करे। यहाँ पर एस प्लस बी, यहाँ पर एस प्लस बी, और वो कंजक्शन आपका दैट है। दैट है तो इसका मतलब है कि अब आपने इसका मतलब ये देखो, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी फाइनाइट वर्ब, ये सब्जेक्ट ये फाइनाइट वर्ब। तो इसका मतलब ये सिंपल तो नहीं होगा ऑब्वियसली, या तो कंपाउंड होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा, और दैट लगा रहे हो ये फैन बाइज में नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया, इट मींस ये करेक्ट आंसर होगा कॉम्प्लेक्स। तो पहले का करेक्ट आंसर हो गया कॉम्प्लेक्स। और इतनी सारी थ्योरी बताने के पीछे एक ही मोटिव है कि फिर आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाए। चलो पहला क्वेश्चन क्लियर, सेकंड में आते हैं। In the phrase objects moving within this curve, space time follow geodesics. What is the function of the word moving? Moving क्या है यहाँ पर? कह रहा है moving, objects moving, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं विद इन दिस कर्व, जो इस कर्व के अंतर्गत जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। मेन वर्ब है, जीरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिंग एज एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव तो होता है टू प्लस वी वन, तो ये तो इन्फिनेटिव तो होने से रहा, ये इनकरेक्ट हो गया। सही है। अच्छा दूसरा, एक चीज और है, मेन वर्ब इसको बोलो नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब नहीं है जो मेन वर्ब बोलोगे, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब या तो जीरंड आएगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। जीरंड बेसिकली नाउन होता है, ये वाली बात जानते हो। जीरंड क्या होता है? आईएनजी वर्ड, देखो आईएनजी से दोनों चीजें बनती हैं। आईएनजी से आपका नाउन भी बनता है, एंड आईएनजी से आपका एडजेक्टिव भी बनता है ना। जब ये नाउन बनता है तो इसको आप जीरंड का नाम देते हो, और जब ये एडजेक्टिव बनता है तो इसको आप पार्टिसिपल का नाम देते हो, पार्टिसिपल का नाम देते हो। तो ये दो टर्म आपको यहाँ समझने हैं। अब ये पता है जब नाउन होगा, जब नाउन होगा तो इसके साथ नाउन नहीं लगा होगा,
नाउन गिवन नहीं होगा। दूसरी बात, एक और, जब जीरन के कितने फंक्शन होते हैं? जीरन सब्जेक्ट हो सकता है, जीरन ऑब्जेक्ट हो सकता है, जीरन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो सकता है, जीरन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इतने फंक्शन होते हैं किसी जीरंड के। अब एक चीज समझना, अगर एडजेक्टिव है तो वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में आपने मूविंग यूज किया है, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, एज एंड एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। लास्ट में आ जाओ। आइडेंटिफाई द करेक्ट फंक्शन ऑफ द फ्रेज फोस्टरिंग रेजिलियंस क्रिएटिविटी एंड कम्युनल आइडेंटिटी, ये आपको बताना है इसमें क्या होगा। चलो, कहना क्या चाह रहा है, प्ले ग्राउंड्स कंस्टिट्यूट क्रिटिकल अरेनाज फॉर कॉग्निटिव सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। जो प्ले ग्राउंड्स होते हैं, है ना, वो कंस्टिट्यूट क्रिटिकल अरेनाज, खेल के मैदान होते हैं। किनके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। किस तरीके की? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चों में जो होती है उसको, उसके लिए फोस्टरिंग रेजिलियंस क्रिएटिविटी एंड कम्युनल आइडेंटिटी। जैसे रेजिलियंस क्रिएटिविटी और कम्युनल आइडेंटिटी आती है बच्चों में। अब ये कह रहा है एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट, जीरंड फ्रेज एक्टिंग एज 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 अ सब्जेक्ट। पहले तो ये वाली बात समझो, जीरंड फ्रेज है नहीं, ये सब्जेक्ट तो बन नहीं रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। दूसरा, अच्छा, ये अरीनाज को, खेल के मैदान अरीना, उसको डिफाइन कर रहा है, उसको भी डिफाइन नहीं कर रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एडवर्बियल फ्रेज सोविंग कॉज, कारण बता रहा है, या रिजल्ट बता रहा है, क्यों है उसका रिजल्ट बता रहा है, ताकि रेजिलियंस है, क्रिएटिविटी है, कम्युनल आइडेंटिटी मिले बच्चों को। इसलिए ये खेल के मैदान जो है वो इन सब बच्चों के डेवलपमेंट के लिए वो है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा? दैट विल बी थर्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ग्रामेटिकल लेबल ऑफ द स्ट्रक्चर। अर्बन planners must adopt a paradigm that recognizes play as an essential urban function। अब आप पहले दो चीजें समझो। अर्बन प्लानर्स मस्ट अडॉप्ट, ये फाइनाइट वर्ब हो गई, सही है। दैट रिकॉग्नाइजेज, ये भी फाइनाइट वर्ब है। दो दो फाइनाइट वर्ब मिल गई। अच्छा, बीच में आपने दैट लगाया है, ये कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो आप अगर दो फाइनाइट वर्ब यूज कर रहे हो और बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज कर रहे हो, तो ये सेंटेंस बनेगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। विदाउट concerted conservation education and ethical stewardship, the latency of extinction may soon engulf creatures whose absence would render the world infinitely poorer। अब आप चेक करो इसको, कहाँ पर, कहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हो। कह रहा सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स विदाउट प्रीपोजिशन है, तो ये पूरा जो लिख रहे हो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक। अभी आपको कोई फाइनाइट वर्ब मिली नहीं है। विदाउट, के बिना, किसके? कंसर्टेड कंजर्वेशन के, एजुकेशन के, एथिकल स्टीवर्डशिप के बिना। द लिटेंसी ऑफ एक्सटेंशन में सून, है ना, में सून। अब यहाँ पर आपको एक वर्ब मिल रही है, द लिटेंसी ऑफ एक्सटेंशन में सून इनगल्फ क्रिएचर हुज absence वुड रेंडर द वर्ड इनफाइनिटली पुअर। अब चेक करो जरा एक एक पार्ट। तो अगर आप देखोगे तो एक तो कंजक्शन आपको ये मिल रहा है, हुज, सही है। दूसरा देखो, एक फाइनाइट वर्ब ये मिल गई, मे शून, और एक ये मिल गई, वुड रेंडर, सही है। दो दो फाइनाइट वर्ब आपको मिल रहे हैं, कंजक्शन ये मिल रहा है, हुज, ये फैन बाज में है नहीं, तो ये सबऑर्डिनेट। अच्छा, तो दो फाइनाइट वर्ब हो गई, एक ये एक ये, सही। बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा लिया आपने, तो इसका मतलब अगेन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट, extinction often perceived as an abstract inevitability
is in fact a culmination of intricate ecological imbalances. What grammatical function does the phrase often perceived as an abstract inevitability, है ना? तो ये आपको बताना है ऑफन परसीव्ड एज। ये क्या है? मेन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब ये जो लिख रहा है इसको ध्यान से देखना। ऑफन परसीव्ड एज एन abstract inevitability। अब ये किसको डिफाइन कर रहा है? क्वेश्चन सिंपल सा है, ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है एक्सटिंक्शन को। इसी को डिफाइन करने के लिए यूज कर रहा हूं। एक्सटिंक्शन जो कि ऑफन अक्सर परसीव की जाती है एक अब्स्ट्रैक्ट इन इनएविटेबिलिटी के रूप में, है ना? तो इसका मतलब ये इसको डिफाइन कर रहा है, ये नाउन को डिफाइन कर रहा है। नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होना चाहिए। एडजेक्टिव मतलब पार्टिसिपल फ्रेज। अच्छा, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहोगे नहीं क्योंकि इसके पहले प्रपोजिशन आना चाहिए। नाउन क्लॉज बोलोगे नहीं क्योंकि ये सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट इसका ये है, एक्सटिंक्शन है। ये सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब लगा रहे हो इज, है ना? तो ये जो इज लगा है वो इसके लिए नहीं लगा है, ऑफन परसीव्ड एज एन abstract इसके लिए नहीं, वो लगा है एक्सटिंक्शन के लिए। तो ये भी हट गया। मेन क्लॉज तो वैसे भी नहीं बोलोगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच प्रॉपरली। वैसे भी निकालो आप। प्रॉपर की डिग्री आप फ्रेम कर सकते हो। देखो, एल वाई दो वर्ड में आप यूज करते हो। नाउन में एल वाई एंड एडजेक्टिव में एल वाई। जब आप नाउन में ऐड करते हो तो वर्ड एडजेक्टिव बनता है। जब एडजेक्टिव में ऐड करते हो तब आपका वर्ड एडवर्ब बनता है। तो ये दो टर्म आपको यहाँ से देखने को मिलता है। फिर आपको करना क्या है? दोनों को समझना है कि जो नाउन है इसमें डिग्री नहीं होगी, इसमें नंबर होंगे। इसको देख के सिंगुलर और प्लूरल बताया जा सकता है। जो एडजेक्टिव होगा इसमें डिग्री होंगी। इसको देख करके मतलब आई मीन पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हो। प्रॉपर जो है, मोर प्रॉपर एंड मोस्ट प्रॉपर, डिग्री बन जाएगी। तो ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में एल वाई लगा है तो ये एडवर्ब होगा, इसलिए करेक्ट आंसर एडवर्ब। These examinations which demand years of rigorous preparation, आपको इसी के बारे में बताना है, रिगरस के बारे में बताना है। वैसे तो डायरेक्ट आंसर है कि रिगरस जो है, जो वर्ड ओयूएस में फिनिश होते हैं सफिक्स के तौर पर, वो एडजेक्टिव होते हैं। आप यहीं से मार्क कर लो। ऐसे वर्ड जो ओयूएस में आई सी, एफ यू एल, या फिर लेस, है ना? या फिर आप क्या लगाते हो, लाइक, सम, है ना? इस तरीके के आप जो सफिक्स यूज करते हो उनसे बनने वाला वर्ड जो होता है वो दैट विल बी एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव होता है। तो एक तो ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा ये आप देख सकते हो, प्रिपरेशन जो है ये नाउन है और प्रिपरेशन के बारे में आप डिफाइन करो। किसी नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो रिगरस एडजेक्टिव हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इन द सेंटेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स व्हेन जुडिशियली क्यूरेटेड, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिन उनको समझदारी से क्यूरेट किया जाए, कैन आल्सो सर्व एज कैटलिस्ट फॉर मेंटल ग्रोथ। तो ये क्या कर सकते हैं? वो आपको एक कैटलिस्ट के तरीके काम कर सकते हैं आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए। यहाँ पर आपको बताना है व्हेन जुडिशियसली क्यूरेटेड। ये नाउन क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है, एडजेक्टिव क्लॉज है और एब्सोल्यूट फ्रेज है। एक चीज समझना, मैं दो तीन बातें आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने कहा ये दो तीन स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। लेट्स सपोज, मैंने कहा पहला स्टेटमेंट है, व्हेन ही केम isn't known by me, isn't known, isn't known मान लो इतने लिखा है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, दिस इज द टाइम व्हेन ही केम। एक दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट, मैंने कहा आई विल फॉलो यू, आई विल फॉलो यू व्हेन यू गो देयर। ये तीन स्टेटमेंट है और मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि आपको बताना है व्हेन ही केम, आपको बताना है व्हेन ही केम, आपको बताना है व्हेन यू गो देयर। इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। पहले वाले में जो वर्ब है
वो इज है, ये इज वर्ब है, वर्ब के पहले लिख रहे हो, तो ये क्लॉज आपको बतानी है। इसका मतलब अगर देखो तो ये ब्लैंक जो होगा वो सब्जेक्ट का प्लेस ब्लैंक होगा, तो ये बन जाएगा एनसी, नाउन क्लॉज। ये टाइम के बारे में बता रहा है, टाइम वर्ड नाउन है, नाउन को बताने वाला जो बताने वाली जो क्लॉज होती है वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है। आई विल फॉलो, मैं फॉलो करूंगा, कब फॉलो करूंगा, तो वर्ब से होने का टाइम बता रहे हो, तो ये बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज, ये बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज। तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होने चाहिए आपके। व्हेन ही केम इज एन नोन नाउन क्लॉज, अब सब में देखो व्हेन लगाया मैंने जानबूझ करके, क्योंकि आप अगर ये रट करके जाओगे कि व्हेन से बनने वाली जो क्लॉज है वो केवल एडवर्ब होगी, तो ऐसा नहीं है। आप अलग अलग तरीके के क्लॉजेस यूज कर सकते हो, व्हेन से एडजेक्टिव भी बन सकता है, व्हेन से नाउन भी बन सकता है, व्हेन से एडवर्ब भी बन सकता है, तो तीनों टाइप के क्लॉजेस आप बना सकते हो व्हेन से। अब ये क्या कह रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है ना, कैन आल्सो सर्व एज कैटलिस्ट, ये आपके मेंटल ग्रोथ के लिए कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। कब सर्व करेंगे, कैटलिस्ट के तरीके, जब आप इनको बहुत समझदारी से क्यूरेट करोगे। तो सर्व व्हेन, और वर्ब से व्हेन का रिप्लाई क्या होता है, दैट विल बी एडवर्ब। वर्ब से वेयर का रिप्लाई क्या होता है, दैट विल बी आल्सो एडवर्ब। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। 9 10, आइडेंटिफाई द वॉइस, एक्टिव और पैसिव, ये बताना है आपको। सेंटेंस को पढ़िए, दीज एग्जामिनेशंस विच डिमांड ईयर्स ऑफ रिगरस प्रिपरेशन आर इंटेंडेड, यहाँ पर ध्यान देना, आर के साथ इंटेंडेड, एज हम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, एज हम आर के साथ थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पैसिव है। तो पहले तो एक्टिव वाले एलिमिनेट हो गए, पैसिव आ जाएगा। पैसिव किसका है, परफेक्ट का, परफेक्ट वाले में तो हैज बीन हैव बीन लगाते हो, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, कैन आल्सो सर्व एज कैटलिस्ट फॉर मेंटल ग्रोथ, कैन आल्सो सर्व, इसमें आपको बताना है टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर और प्रेजेंट परफेक्ट। कैन का मतलब प्रेजेंट हो गया, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, देखो दो बातें, टेंस को भी मैंने ऐसे पढ़ाया था आपको, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब आपको इंफॉर्मेशन देती है टेंस के बारे में, ये आपको इंफॉर्मेशन देगी टेंस के बारे में। मेन वर्ब जो है वो आपको बताएगी टेंस के टाइप के बारे में, किस तरीके का टाइप है वो, इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आपने कहा कैन से पता चल गया प्रेजेंट है, और सर्व फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब इंडेफिनेट होता है, आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूअस, थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट, तो ये बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट, द फ्रेज वेयर नॉलेज इज नॉट merely recited बट ऑपरेशनलाइज्ड, जहाँ पर नॉलेज का ना केवल उसको रिसाइट किया जाता है बल्कि उसको ऑपरेशनलाइज किया जाता है ना। अब देखो, ये आपसे पूछ रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म पूछ रहा है, देखो। अच्छा, अगर नाउन क्लॉज होता तो ये सब्जेक्ट बनता, ऑब्जेक्ट बनता, ऐसा तो नहीं है। एडजेक्टिव क्लॉज इसके पहले प्लेस का नेम दे रहा होता तब बनता। एब्सोल्यूट फ्रेज मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं होते, ये अलग से इंसर्ट किए जाते हैं। जैसे मैं आपको थोड़े से एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने कहा वेदर, वेदर बीइंग फाइन, बीइंग फाइन, वी वेंट अ पिकनिक, हम पिकनिक पर गए, वेदर अच्छा होने के कारण हम पिकनिक पर गए। अब चाहो तो इसको हटा भी दो तो मेन सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट फ्रेज वो होते हैं जो बेसिकली मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं होते हैं। आप चाहो तो उनको ड्रॉप भी कर सकते हो, आप चाहो तो उनको इंक्लूड भी कर सकते हो, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो आपने कहा वेदर बीइंग फाइन वी वेंट अ पिकनिक, है ना। जैसे एक और स्टेटमेंट में बताता हूँ, मैंने कहा हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, सी सी अनाउंस्ड, सी अनाउंस द बैड न्यूज, बैड न्यूज। मान लो ये दो स्टेटमेंट है, इन दोनों से बस इतनी बात समझना, पहले वाले में जो वेदर बीइंग फाइन है ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट फ्रेज है।
मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं, इसको कॉमा से सेपरेट करके लिखोगे, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं मिलेगी, है ना। जैसे हर वाइस ट्रम्बलिंग, अब यहाँ कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। और ये देखो जरा, कॉमा से सेपरेटेड है, कॉमा सेपरेटेड है, और इसमें अपना खुद का सब्जेक्ट, खुद की वर्ब मिसिंग होगी, ये ध्यान देना। जैसे यहाँ सब्जेक्ट वर्ब मिसिंग है, तो वैसे इन्हीं को हम बोलते हैं अब्सोल्यूट फ्रेज। तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, अब्सोल्यूट फ्रेज है नहीं, तो एक ही आंसर बचा आपका, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। व्हेन से टाइम होता है, वेयर से प्लेस होता है। आइडेंटिफाई द वाइस इन हैज endangered a workforce proficient in qualifications but deficient in adaptability। अब आपने लिखा हैज endangered, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हो। अच्छा, पैसिव होता तो बीच में बीन आ जाता, जो कि है नहीं, तो हैज इंडेंजर्ड लिख रहा हो, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लिख रहा हो, हैज इंडेंजर्ड, मतलब ये एक्टिव है, इसका पार्ट है। अच्छा, पैसिव होता तो हैज बीन या हैव बीन का आप यूज करते, तो इसलिए करेक्ट आंसर 4। अच्छा, कॉस्टिव वर्ब जानते हो, जब सब्जेक्ट डूअर स्वयं काम नहीं करता, किसी से कराता है। आई मेड हिम क्राई, आई मेड हिम क्राई, मैंने उसे रुलाया, ये है रोने के काम हिम कर रहे हैं, है ना कि आई। इसी चीज को कॉस्टिव वर्ब बोलते हैं। Engineering was once considered one of the most prestigious and secure career choice in India। और आपको बताना है was considered क्या है। was वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहा हूं, मतलब पैसिव हो गया, है ना। तो पहली बात तो, अच्छा इसमें टेंस बताना है आपको, टेंस बताना है। अच्छा, was वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म कब लिखते हो, देखो ये वाला आपने टर्म पढ़ा, V2 did प्लस V1। इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हो, तो आप क्या करते हो, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हो, तो ये बन जाएगा बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल पास्ट। क्या कह रहा है, मोर ओवर इंडस्ट्रीज नाउ प्रेफर कैंडिडेट विद प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्पेशलाइज्ड स्किल ओवर जेनरिक डिग्रीज। प्रेफर क्यों यूज कर रहे हो, प्रेफर्स क्यों नहीं यूज कर रहे हो, देखो इंडस्ट्रीज सब्जेक्ट है, मोर ओवर कंजक्शन है, नाउ प्रेफर, और ये प्रेफर इसके लिए यूज करो, इंडस्ट्रीज के लिए, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में ऐसे इसका यूज नहीं करते, तो इंडस्ट्रीज इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम चाइल्डहुड जापानीज पीपल आर टॉट टू रिस्पेक्ट रूल्स, वैल्यू पंक्चुअलिटी एंड प्रायोरिटाइज कम्युनिटी वेलफेयर ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अच्छा, पंक्चुअलिटी के बारे में आपको बताना है, तो ये तो बहुत आसान हो गया, आई टी वाई में फिनिश हो रहा है, तो ये नाउन हो गया बेसिकली, है ना। ऐसे वर्ड जो लास्ट में टी वाई, आई टी वाई, एम ई एन टी, टी आई ओ एन, है ना, और या फिर डी ओ एम, या फिर एल ओ जी वाई, सी आर ए सी वाई, है एन ई डबल एस, है, ये वाले टर्म अगर आप यूज करते हो तो बेसिकली वो वर्ड नाउन होता है। तो यहाँ पर आई टी वाई में फिनिश कर रहे हो, तो ये वर्ड क्या होगा, इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द जापानीज एजुकेशन सिस्टम आल्सो strongly focuses on moral training, teamwork and responsibility। Focuses used instead of focus, फोकस की जगह हम फोकसेस का यूज कर रहे हैं। जो जापानीज एजुकेशन सिस्टम है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, जापान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो फोकस करता है। ये एडवर्ब फोकसेस इस वजह से आ रहा है क्योंकि सिस्टम सिंगुलर है, तो बिकॉज सिस्टम इज सिंगुलर, ऑप्शन नंबर सेकंड, सब्जेक्ट इसका सिस्टम है। सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ वीमेंस ज्वेलरी कलेक्शन फॉर सेंचुरीज। हैव को यूज कर रहे हो, तो सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो है, ऑर्नामेंट्स बेसिकली नाउन है, कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसी की वजह से आप हैव का यूज करो, बिकॉज ऑर्नामेंट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। What's catering to different needs while preserving efficiency and connection while remote work offers flexibility। और आपको बताना है फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट ऑफ स्पीच, आईटीवाई में फिनिश हो रहा है, नाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, another important factor is the psychological impact
साइकोलॉजिकल के बारे में आपको बताना, और कैसा एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो ये होते हैं, जैसे आप दिस दैट दीज दोज यूज करते हो, दिस दैट दीज एंड दोज, इनको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब जो क्वालिटी के बारे में बताते हैं, जैसे वाइज, इंटेलिजेंट, जुडिशियस, सैगासियस, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। क्वांटिटी एडजेक्टिव क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, मच, मैनी, सम, एनी, ये सब क्वांटिटी, एनफ, ये सभी क्वांटिटी वाले हैं। इंट्रोगेटिव आपको पता है विच है या हुज है, तो यहाँ करेक्ट आंसर ये आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। द प्रोलिफरेशन, इसी के बारे में आपको बताना है। TIVN में फिनिश हो रहा है, वैसे भी चेक कर सकते हो, आर्टिकल लगा है, आर्टिकल के बाद में नाउन आएगा। तो ये नाउन तो है, लेकिन किस तरीके का नाउन है। प्रॉपर किसी इंडिविजुअल का नेम होता है, कलेक्टिव किसी ग्रुप का नेम होता है। कंक्रीट और अब्स्ट्रक्ट में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जो फीलिंग्स और इमोशंस को बताते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। कंक्रीट का मतलब होता है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे आपने कार देखी, आपने बस देखी, आपने ट्री देखा, आपने हाउस देखा, ये कंक्रीट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं जिनमें आप बात करते हो फीलिंग्स और इमोशंस की, फीलिंग्स की, इमोशंस की, एक्शन की, है ना, इनके बारे में बात करते हो, ये अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो प्रोलिफरेशन जो है, वृद्धि जिसको कह सकते हो आप, है ना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जस्ट एज वन वुड विजिट अ डॉक्टर फॉर फिजिकल एलिमेंट्स, मेंटल हेल्थ कंडीशन डिजर्व इक्वल अटेंशन। अब आपको इसमें बताना है टेंस कौन सा है। जस्ट एज वन वुड विजिट अ डॉक्टर फॉर फिजिकल एलिमेंट्स, मेंटल हेल्थ कंडीशन डिजर्व। अब देखो एक चीज समझना, वुड विजिट से आप निकाल नहीं पाओगे, ये जो मेन स्टेटमेंट है उस पर फोकस करो। यहाँ एज कंजक्शन लगा हुआ है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग है, इसके अकॉर्डिंग टेंस डिसाइड ना करो। आप डिसाइड करो जो मेन स्टेटमेंट ये है, मेंटल हेल्थ कंडीशंस डिजर्व, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म का मतलब इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इंस्टेड मैनी पीपल चूज टू सफर इन साइलेंस, बहुत सारे लोग, है ना, साइलेंस में सफर करना चूज करते हैं। मैनी पीपल चूज फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक्टिवाइज, तो यहाँ पर एक्टिवाइज आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, इज डिस्क्राइब्ड क्या है, इज के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हो। आपने ये वाली बात पढ़ी, V1 या V1 में एस या ES, या फिर डू डच के साथ V1 को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो, इज MR के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हो, ये वाला टर्म आप यूज करते हो। इज डिस्क्राइब्ड, इज डिस्क्राइब्ड ये लिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका पैसिव है। पहली बात तो ये पैसिव है, पैसिव यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है। केवल सिंपल प्रेजेंट मत लिख देना, क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज करो, तो ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है। Once dense forest which acted as vital carbon sink and habitats for myriad species are now alarmingly fragmented. वंस जो डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल है, और फॉरेस्ट के लिए आपने विच का यूज किया है, फॉरेस्ट के लिए आपने क्या किया है, विच का यूज किया है। फॉरेस्ट के लिए विच मतलब नाउन को डिफाइन कर रहे हो, और नाउन को डिफाइन करने वाली क्लॉज कौन सी होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। तो वंस डेंस फॉरेस्ट विच एक्टेड एज अ वाइटल कार्बन सिंक, तो नाउन को डिफाइन करने वाली जो क्लॉज होती है दैट विल बी एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, द कंपल्सन टू डिलीवर flawless outputs within forgiving time frames frequently compels a professional to forsake personal well-being। एक्टिव है या पैसिव है ये आपको बताना है। सब्जेक्टिव मूड, वैसे मूड वर्ब मैंने समझाया हुआ है, आप वहां पर देख लेना, अगर आपको लगे मन करे कि मूड वर्ब पढ़ना है
आप देख लेना, अभी रिसेंट में एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पे। द कंपल्सन टू डिलीवर फ्लॉलेस आउटपुट्स विद इन फॉरगिविंग फ्रेमवर्क फ्रिक्वेंटली कंपेल्स, ये लिख रहा है। देखो एक चीज समझना, द कंपल्सन सब्जेक्ट है, टू डिलीवर फ्लॉलेस आउटपुट, ये इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का ये ऑब्जेक्ट है, विद इन प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, फ्रिक्वेंटली एडवर्ब, ये वर्ब मिली है आपको V1, और V1 तो केवल एक्टिव है, V1 में एस लगा रहे हो, कंपल्सन सिंगुलर है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना, एक्टिवाइज बना, तो यहाँ पर एक्टिवाइज आएगा, बाकी आप एलिमिनेट कर लोगे। नेक्स्ट, in the sentence, persistence of such barriers underscores the necessity for institutional reforms aimed at amplifying female representation in executive roles। और आपको बताना है एम्ड एट एम्पलीफाइंग फीमेल रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में बताना है। अब जहां पर ये वाला टर्म दिया गया है, आपको वहां पर पहुंचना है, फिर आंसर करना है। और ये टर्म कहां पर दिया गया है, देखो एम एट ये लिख रहा है, रिफॉर्म्स एम एट एम्पलीफाइंग फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव रूल्स। क्या करोगे, देखो पहली बात तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बन रहा है, थर्ड फॉर्म मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, ऐसा तो नहीं है, पार्टिसिपियल फ्रेज मॉडिफाइंग रिफॉर्म, रिफॉर्म्स को मॉडिफाई करने वाला ये पार्टिसिपल फ्रेज है, एक से ज्यादा वर्ड है इसलिए फ्रेज बोलोगे आप। एब्सोल्यूट फ्रेज तो नहीं है, क्योंकि वो तो अलग इंसर्टेड पार्ट होगा। इन्फिनिटिव फ्रेज 2 + V1 से बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, एक ही आंसर बनेगा आपका, कौन सा, दैट विल बी सेकंड। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर कुछ इस तरीके से होता है, देखो जैसे आपने कहा वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग इन द फील्ड कॉमा आई स्नैक बिट हिम, आई स्नैक बिट हिम, खेत में काम कौन कर रहा था, स्नैक नहीं कर रहा था काम, वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कौन कर रहा था, यहाँ पर हिम होना चाहिए, स्नैक बाद में होना चाहिए, तो ये मिसप्लेस मॉडिफायर होता है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो ये अगर देखोगे रिफॉर्म्स के बारे में बता रहे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, किसको लेकर के लिखा गया, रिफॉर्म्स को लेकर के लिखा गया है। करेक्ट आंसर सेकंड। इन द सेंटेंस देयर लीडरशिप इज ऑफन करेक्टराइज्ड बाय अ कोलाबोरेटिव अप्रोच, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रेजिलियंस। एज करेक्टराइज्ड के बारे में आपको बताना है, एज के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव हो गया, और किसका पैसिव है, सिंपल प्रेजेंट का, तो एक्टिव तो है नहीं, पैसिव है, और प्रेजेंट टेंस का, एक्टिव है पास्ट टेंस का, पैसिव है पास्ट टेंस का, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। स्पेशल चिल्ड्रन आर दोज, स्पेशल चिल्ड्रन आर दोज फिजिकल इमोशनल आर लर्निंग differences that make their development unique। तो स्पेशल चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं जिनके पास फिजिकल इमोशनल और लर्निंग डिफरेंसेस होते हैं, है ना, जो उनको यूनिक बनाते हैं। वैसे इसमें इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर जो गिवन है वो है आपका हैव, है ना। चलो मैं आप पर छोड़ता हूँ फिलहाल, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक हैव और दूसरा हैविंग, आप किसके साथ जाओगे, ठीक है। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों हो सकते हैं, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ। देयर हैज बीन अ नोटिसेबल सर्ज इन गोल्ड प्राइसेस, हैज बीन, ध्यान से देखना, हैज के साथ बीन लगा रहा, हैज मतलब प्रेजेंट हो गया, बीन थर्ड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म का मतलब परफेक्ट हो गया, तो ये बन गया प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। Improper disposal of e-waste allows these toxins to seep into soil and water bodies, causing severe environmental degradation and posing long-term health risk। कुछ नहीं समझ में आया, ये तो कहाँ से कहाँ चला गया, है ना, लेकिन अभी समझ में आएगा क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। कह रहे इम्प्रॉपर डिस्पोज, आपको फाइनाइट वर्ब ढूंढनी है, कितनी फाइनाइट वर्ब है, जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल है किसका, ई वेस्ट का, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, ई वेस्ट का, अलाउ करता है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है आपका, इम्प्रॉपर डिस्पोजल, ये प्रीपोजिशन, ये वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये टू सिप इन्फिनिटिव हो गया,
इनटू सॉइल एंड वाटर, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गए, ये भी कॉजिंग, ये बन गए आपके नॉन फाइनाइट वर्ब। सिवियर, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सभी उसके ऑब्जेक्ट हो गए। एंड अपोजिंग, लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क, एक ही वर्ब मिली फाइनाइट वर्ब। और सिंगल फाइनाइट वर्ब जब होती है तो सेंटेंस कौन सा होता है, दैट विल बी सिंपल। अब यकीन मानो कितना लेंदी सेंटेंस लिख रहा है, लेकिन आंसर आपका कौन सा है, सिंपल। आप आपका पता परसेप्शन कुछ लोगों का ये होता है कि सिंपल सेंटेंस बेसिकली वो सेंटेंस होते हैं जो छोटे होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो सेंटेंस छोटे हैं वो सिंपल सेंटेंस ही होंगे। आगे चलते हैं। ईच रीजन कंट्रीब्यूट्स अ यूनिक वीवरिंग स्टाइल सच एज चंदेरी, है ना, पोचमपल्ली, इकट, एंड conjeevaram, reflecting the storage, rituals, and environments of its people। अब नहीं समझ आया, फिर से इसमें भी सेम वही सेंटेंस पूछ रहा है। ईच रीजन सब्जेक्ट हो गया, कंट्रीब्यूट वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक तो फाइनाइट वर्ब मिल गई, क्योंकि इसको कंट्रीब्यूटेड लिख सकते हो, पास्ट में चेंज कर सकते हो, या फ्यूचर लिख सकते हो, विल कंट्रीब्यूट। यूनिक वीवरिंग स्टाइल, अब ये जो सच एज के साथ जितना लिख रहा है ये सारे एग्जाम्पल से लिख रहा है। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग अगर सोचोगे भी कि ये वर्ब है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगी। तो इसका मतलब सिंगल फाइनाइट वर्ब और सिंगल फाइनाइट वर्ब वाले सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं। वर्ल्ड हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 7th अगस्त। वैसे तो देखोगे तो आप इसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट यहाँ ऑप्शन में कहीं पर है नहीं, तो एक आंसर तो हटा। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस वाले में आईएनजी आना चाहिए, एक्शन गोइंग ऑन होना चाहिए, एक्शन गोइंग ऑन है नहीं। गोइंग ऑन एक्शन का मतलब जैसे मैं कुक कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं खेल रहा था, ये गोइंग ऑन एक्शन है। प्रेजेंट परफेक्ट जस्ट हैपेंड, अभी अभी हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है। ये तो कह रहा है कि जो वर्ल्ड हैंडलूम डे है वो हर साल 7 अगस्त को 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मतलब ये एक जर्नल फैक्ट है, और फैक्ट है तो फिर आप इसके साथ जाओ प्रेजेंट सिंपल के साथ। हालांकि वही बात है, यहाँ ऑब्जर्व्स लिखना चाहिए, लेकिन वो अगर ऑब्जर्व्स लिख देता तो फिर क्वेश्चन में ट्विस्ट ही क्या आता है। ईयरली इवेंट है, फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर भी नहीं है। नेक्स्ट, फ्रेज अलाउिंग रिमोट कंट्रोल कलर कस्टमाइजेशन एंड अडॉप्टिंग ब्राइटनेस फंक्शन है। अच्छा, अब्सोल्यूट फ्रेज आप देखोगे तो मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं होते हैं। सबसे पहले तो इसको रिमूव करोगे, इन्फिनिटिव फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज 2 + V1 से बनेगा। अब बाकी के ऑप्शन देखो जरा। आपने कहा अलाउिंग रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल का अलाउ करना, आईएनजी से बन रहा है, आईएनजी से जीरन भी बनता है, बट ये नाउन होगा। पार्टिसिपल क्या होगा, बट ये एडजेक्टिव होगा। किस चीज को रिमोट कंट्रोल करने की बात कर रहा है, किस चीज को कंट्रोल करने की बात कर रहा है, रिमोट की, तो इसका मतलब ये पार्टिसिपल फ्रेज होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। enabling your aspirant to spar with the ग्रांड मास्टर वर्ल्ड वाइड, अपने जो एस्पायरेंट है उनको इस तरीके से तैयार करना ताकि वो ग्रांड मास्टर वर्ल्ड वाइड फंक्शन कर सके, है ना। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर क्या आएगा, नाउन क्लॉज, एडवर्बियल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज, है ना। अब इसको चेक करते हैं। इनेबलिंग योर एस्पायरेंट, अब ये किसके बारे में बता रहा है, इन एस्पायरेंट को इनेबल करने के बारे में बता रहा है। मतलब क्या बनेगा, बेसिकली ये बनेगा आपका पार्टिसिपल फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज तो वैसे भी नहीं होगा। एडवर्बियल फ्रेज एडवर्ब के बारे, वर्ब को डिफाइन करेगा। नाउन क्लॉज तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ये सारे टर्म बनते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, एट ओवर टाइम anomalies that cannot be uh, explained within the current paradigm accumulate, है ना। इसमें कौन सा क्लॉज है वो आपको चेक करना है। नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। कह रहा है दैट कैन नॉट, और ये एनोमलीज के बारे में, ये नाउन है, देखो एनोमलीज, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ये जो आप लिख रहे हो दैट से, और ये नाउन को डिफाइन कर रहे हो, तो वैसे तो एडजेक्टिव क्लॉज होना चाहिए।
एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज आप बोलोगे। देखो जब नाउन को डिफाइन करते हुए कोई क्लॉज लिखते हो तो वो क्लॉज कौन सी होती है? दैट विल बी एडजेक्टिव क्लॉज। अगर एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है तो उसको रिलेटिव क्लॉज बोलो आप, है ना? ये वाली बात। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये बनेगा रिलेटिव क्लॉज। नेक्स्ट, दिस डीप कनेक्शन बिटवीन स्पेस एंड टाइम इम्प्लाइज, है ना? ये तो शायद ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। हाँ ठीक है, ये इम्प्लाइज हो गया और यहाँ पर इज हो गया। दो दो फाइनाइट वर्ब है और यहाँ पर कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। द इमेज ऑफ लिटरेचर दैट कैन सीक टू सस्टेन इज tyrannically centered on the author that, अच्छा इसका आपको बताना है क्लॉज, दैट वी सीक टू सस्टेन, ये बताना है। जो इमेज है लिटरेचर की, जो इमेज है लिटरेचर की, है ना, जिसको हम लोगों ने क्या किया है, इमेज के लिए आप यूज कर रहे हो दैट, नाउन के लिए दैट का यूज कर रहे हो तो एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज तो नहीं होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं होगा, क्योंकि ये दैट लग रहा है। देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज में कोई कंजक्शन नहीं होता है, विदाउट कंजक्शन होता है। नाउन क्लॉज तो वैसे नहीं होगा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बिलीविंग इटसेल्फ टू हैव अटेंड सर्टेनिटी। और एक चीज और, आपको अगर इनमें प्रॉब्लम आ रही है क्लॉज और फ्रेज वाले टॉपिक में, तो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं बहुत डिटेल में, आप वहां पर जा करके देख सकते हो, सर्च भी कर सकते हो क्लॉज एंड फ्रेज बाय पीएसपी सर, तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको थोड़े से टिपिकल लगे तो आप पढ़ सकते हो वहां से, तो आपको आइडिया लगेगा। बिलीविंग itself टू हैव सस्टेन्ड सर्टेनिटी, और आपको क्या बताना है, बिलीविंग क्या है, अ पार्ट ऑफ, इज बिलीव, कह रहा स्ट्रक्चर इज बिलीविंग इज अ पार्ट ऑफ रिलेटिव क्लॉज, पैसिव वॉइस, पार्टिसिपल फ्रेज, फाइनाइट वर्ब इन पास्ट टेंस। अच्छा फाइनाइट वर्ब तो 2 + V1 होती है, सॉरी फाइनाइट वर्ब जो टेंस के बारे में बताइए, टेंस के बारे में नहीं बता रही है, तो फिलहाल ये तो नहीं होगा। अब बाकी देखो, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी नहीं है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म नहीं आती पैसिव वॉइस। रिलेटिव क्लॉज तो रिलेटिव कंजक्शन भी आना चाहिए, तो यहाँ पर एक ही बचेगा पार्टिसिपल फ्रेज। ये ऑप्शन एलिमिनेशन से मैं आपको सॉल्व कराया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाइज द ग्रामेटिकल रोल ऑफ द फ्रेज इन इट्स परस्यूट ऑफ नॉलेज, नॉलेज की खोज में, है ना, ये आपको बताना है। इन इट्स परस्यूट ऑफ नॉलेज, इन द सेंटेंस कॉन्शियसनेस, सचेतता जो है, इन इट्स परस्यूट ऑफ नॉलेज, नॉलेज की खोज में, इनिशियली अज्यूम्स, शुरुआत में अज्यूम की गई, दैट इट्स ऑब्जेक्ट इज समथिंग एक्सटर्नल एंड इंडिपेंडेंट। देखो कहना क्या चाह रहा है कि इन इट्स परस्यूट ऑफ नॉलेज, नॉलेज की खोज में इनिशियली अज्यूम, कॉन्शियसनेस को इनिशियली अज्यूम किया गया कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ एक्सटर्नल और इंडिपेंडेंस है। और किस लिए इंडिपेंडेंस है? क्योंकि ये नॉलेज की खोज, इसको ये बेसिकली वर्ब अज्यूम्स के बारे में बता रहा है, अज्यूम्स हाउ, है ना, कॉन्शियसनेस को इनिशियली कैसे अज्यूम किया गया, इन इट्स परस्यूट ऑफ नॉलेज के रूप में अज्यूम किया गया। तो वर्ब से को डिफाइन करो, वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब होना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर सेकंड होगा। इन द सेंटेंस लेट्स द सिटी सिटी जनरी बी lured onto complacency by the perfidious designs of foreign agitators। complacency, वैसे सी आई में खत्म होने वाला नाउन, एंड होने वाला नाउन क्या होगा? बेसिकली नाउन होगा। वैसे भी देख लो, इनटू प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आप नाउन प्लेस करोगे तो यहाँ पर नाउन आ जाएगा। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल रूल ऑफ वेयर बाई, और ये फ्रेज लिख रहा है, कह रहा है आ क्लैंडस्टाइन पार्ले वाज कंडक्टेड वेयर बाय ग्रीवस सिलेंडर्स वर सोन, वेयर बाय जो लिख रहा है। अब अगर आप देखो तो दो स्टेटमेंट है अलग अलग, एक तो ये है वाज कंडक्टेड, ये पहला स्टेटमेंट है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, दूसरा ये स्टेटमेंट है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, और दोनों को कनेक्ट कर रहा है बीच में, ये कंजक्शन होगा, इसलिए करेक्ट आंसर कंजक्शन होगा। विच सेंटेंस कंटेंस अ रिलेटिव क्लॉज, किसमें रिलेटिव क्लॉज है? इट्स क्रम्पल्ड विंग्स नीड टू बी
अच्छा, रिलेटिव क्लॉज मतलब जो हु से बनेगी, जो whom से बनेगी, जो विच से बनेगी, है ना, या दैट से बनेगी, ये आपको चेक करना है। एक्स आर ऑफन हिडन ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। अ कैटरपिलर devors foliage to fuel its growth. द लार्वा विच अंडरगोज, ये देखो यहाँ पर मिल गया, विच अंडरगोज मल्टीपल मोड्स, ये लार्वा के लिए आपने रिलेटिव क्लॉज यूज की, ये आरसी है, इस वाले में है, बाकी में नहीं है। और इस तरीके से ये वाला आपका क्लॉज का जो सेगमेंट है वो यहाँ पर खत्म होता है। क्लॉज, फ्रेज, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, है ना, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारे सेगमेंट यहाँ पर खत्म होते हैं।